हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं फील्ड एस्ट्रोनॉमी के बारे में। फील्ड एस्ट्रोनॉमी के जो क्वेश्चंस हैं वो और टॉपिक के बजाय डिफ़िकल्ट माने जाते हैं, तो इसीलिए मैं इस टॉपिक को लेकर के आया हूँ। तो देखते हैं फील्ड एस्ट्रोनॉमी होता क्या है। तो आपको यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि और भी जो मैं अच्छे अच्छे वीडियो लेकर के आऊँ वो आप तक पहुँच सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फील्ड एस्ट्रोनॉमी। फील्ड एस्ट्रोनॉमी होता क्या है? ये एक सर्वे की ब्रांच है जिसके अंतर्गत जो भी हेवनली बॉडी है, जैसे कि अर्थ हुआ, स्टार हुआ और सन हुआ, इनकी लोकेशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम अर्थ के बारे में बात करते हैं, जिस पर हम रहते हैं। अर्थ, इसका जो शेप होता है ऑब्लेट स्पेरोइड शेप होता है, और ये जनरली ऑब्लेट शेप होने के कारण से इसका जो पोलर डायमीटर है और जो इक्वेटर डायमीटर है वो अलग अलग होता है। तो इलिप्सिटी निकालने का एक फॉर्मूला है, इलिप्टिसिटी। तो वो क्या फॉर्मूला है? इक्वेटर रेडियस माइनस पोलर रेडियस डिवाइडेड बाय 2। यानी कि जो भी विषुवत रेखा पर त्रिज्या रहेगी और पोलर त्रिज्या रहेगी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि विषुवत रेखा पर जो डायमीटर रहेगा वो ज़्यादा रहता है बजाय पोलर के सापेक्ष। कुछ पिचका सा पृथ्वी का शेप देखने को मिलता है। तो इक्वेटर पर डायमीटर ज़्यादा रहेगा, इक्वेटर यानी विषुवत रेखा पर, और पोलर का जो डायमीटर है यानी कि नॉर्थ और साउथ पोल को मिला तो ये जो रेखा खींची जाती है, तो इनका जो डायमीटर है वो कम होता है। तो जब कम होगा तो इनमें जो डिफरेंस होता है, इसी के कारण से ये इलिप्टिसिटी जनरेट होती है। तो इलिप्टिसिटी निकालने का फॉर्मूला इक्वेटर रेडियस माइनस पोलर रेडियस है डिवाइड बाय 2। तो ई, ये जो वैल्यू निकल के आती है 1/193 में आती है, और लगभग लगभग ये 52% तक ली जाती है। अर्थ का जो रोटेशन है किस डायरेक्शन में रहता है? तो जनरली आपको ये ध्यान रखना है, जैसे कि अपन देखते हैं कि सूरज पूरब से उगता है, पश्चिम में छिपता है। बट एक्चुअल में सूरज जो है, सन है, ये एक स्टेशनरी बॉडी है, ये मूव नहीं कर रहा। एक्चुअल में मूव कौन कर रहा है? अर्थ मूव कर रही है। जब कोई भी पार्ट पूरब से पश्चिम की तरफ आएगा तो इसका मतलब है जो दूसरी जो बॉडी है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगी, तभी उसको ऐसा लगेगा कि भाई सूरज पूरब से पश्चिम की तरफ आ रहा है। कब? जब जो बॉडी है यानी कि जो पृथ्वी है ये पश्चिम से पूरब की ओर रोटेट करेगी। तो ध्यान रखना, जो अर्थ है ये पश्चिम से पूरब यानी वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। इसके अलावा जो मोशंस है, एक तो अपने अक्ष पर ये मूव करती है और साथ ही साथ ये सूर्य के चारों ओर भी मूव करती है। तो दो टाइप की इसमें मोशन है, एक को डूरिनल मोशन कहते हैं और एक को एनुलर मोशन कहते हैं। डूरिनल मोशन यानी कि 24 घंटे में एक रोटेशन होता है, और इससे दिन और रात बनते हैं। 24 घंटे जैसे अपन जानते हैं दिन और रात बनते हैं, तो ये किस मोशन के कारण से बनते हैं? डोरिनल मोशन के कारण से बनते हैं। और दूसरा जो एनुलर मोशन है, इससे क्या सीजन क्रिएट होता है, जो कि एक साल में जाकर के पूरा होता है। नहीं कि जो पृथ्वी है सूरज के एक साल में यानी 365 सही 1/4 दिन में चक्कर लगाती है, तो इसी के कारण से सीजनल वेरिएशन आते हैं, तो इसको कहते हैं एनुलर मोशन। तो एनुलर जो मोशन होता है, ये ध्यान रखना, ये इंक्लाइन होता है, एक हॉरिजेंटल डायरेक्शन में नहीं होता, ये कुछ झुका हुआ रहता है। तो कितना झुका हुआ रहता है? ये 23 डिग्री और 27 मिनट इतना झुका हुआ रहता है। ठीक है। किससे? इक्वेटर से झुका रहता है, जो विषुवत रेखा है उससे इतनी झुकी रहती है। तो ये डिग्री ध्यान में रखना कि कितना झुका रहता है, 23 डिग्री 27 मिनट। अब बात करते हैं नॉटिकल मील। नॉटिकल मील होता क्या है कि ये एक
आर्च डिस्टेंस है कब, जब अर्थ के सरफेस पर 1 मिनट का कोई एंगल ड्रॉ करें। यानी कि आपने देखा होगा कि जब हम कोई एंगल ड्रॉ करते हैं तो उसकी जो परिधि है या आर्च है उसकी कितनी लेंथ होगी। तो नोटेनियल उसी का ही एक स्पेशल केस है जिसमें जो एंगल है, एंगल कितना होना चाहिए 1 मिनट का, और 1 मिनट का एंगल यदि अर्थ के सेंटर पे ड्रॉ कर रहे हैं तो उस समय कितना दूरी उस आर्च की होगी, यानी कि उस अर्थ सरफेस पर कितनी दूरी कवर करेगा। तो इसका फॉर्मूला है हमारे पास 2πr डिवाइडेड बाई 60 इंटू 360, और ये लगभग 1.853 किलोमीटर आती है। तो ध्यान रखना, एक न्यूटोनियल किसके बराबर होती है, 1.853 किलोमीटर के बराबर होती है। इलिप्टिसिटी क्या होती है, इलिप्टिसिटी की सन जो है जिस पाथ में ट्रेवल कर रहा है उसको हम इलिप्टिसिटी कहते हैं, और ये जो सेलेस्टियल स्पेयर होता है इसको कट करता है, क्योंकि अर्थ है इसके चारों ओर ऐसा लगता है मूव कर रहा है, बट एक्चुअल में मूव तो अर्थ कर रही है। तो जो उसका पाथ रहेगा, इसमें हम क्या करते हैं, एक जो यूनिवर्स है इसको एक स्फीयर मान लेते हैं, और उस स्फीयर में हम जो अर्थ है इसको एक स्टेशनरी बॉडी मानते हैं और सन को मूव करता हुआ मानते हैं। तो इस डायरेक्शन में जो सन की जो पाथ लोकेशन होगी जो कि हमको दिखाई देती है वो लोकेशन, उसको हम इलिप्टिक कहते हैं। कैलेस्टियल स्फीयर क्या होता है, कैलेस्टियल स्फीयर जिसमें कि अर्थ को एक स्फीयर मतलब गोला है उसका सेंटर मानते हैं, और जो भी ब्रह्मांड है उसको एक स्फीयर मानते हैं। तो स्फीयर ये इसकी जो रेडियस है ये इन्फिनिटिव, क्योंकि ब्रह्मांड का कोई और छोर नहीं है इसलिए हमने इसकी रेडियस को इन्फिनिटिव माना है। और क्योंकि रेडियस से हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई वो नहीं है कि हम किसी एक लिमिट के अंदर काम कर रहे हैं, हम एक इन्फिनिटी एरिया के अंदर काम कर रहे हैं, और इसके अंदर जो भी स्टार हैं, हेवनली बॉडी जो है, स्टार हुआ, सन हुआ, और भी बहुत सारे ग्रह वगैरह हुए, तो इनका अध्ययन करना है, और इनको हम क्या करते हैं इस स्फीयर के अंदर ही मानते हैं। तो हमको रेडियस से कोई मतलब नहीं है, तो हमें इन हेवनली बॉडी का ही तो स्टडी करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक स्फीयर को कंसीडर करते हैं जिसकी रेडियस इन्फिनिटी होती है और इसके सेंटर अर्थ को माना जाता है। और एक इक्विनोटिकल पॉइंट होता है। इक्विनोटिकल पॉइंट क्या होता है कि ये इलिप्टिक और कैलेस्टियल इक्वेटर होता है, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है इसको हम इक्विनोटिकल पॉइंट कहते हैं। अब बात करते हैं सोलेस्टिस। सोलेस्टिस क्या है, तो ये वो पॉइंट है जिस पर सन डिक्लाइन करता, मतलब कितना झुका हुआ है सन, तो उसको कहते हैं सोलेस्टिक्स। तो ये जो मैक्सिमम डिक्लिनेशन इसमें देखने को मिलता है सन में, तो ये 2 बार मिलता है। एक तो समर में देखने को मिलता है यानी कि 22 जून को, ये नॉर्थ डायरेक्शन में सबसे ज़्यादा झुका हुआ रहता है, जबकि साउथ डायरेक्शन में देखें या साउथ पोल की तरफ देखें तो 22 दिसंबर को यानी विंटर की डायरेक्शन, विंटर में, और 22 दिसंबर को ये सबसे ज़्यादा साउथवर्ड झुका हुआ रहता है। अब बात करते हैं स्फेरिकल ट्रायंगल की। तो स्फेरिकल ट्रायंगल होता क्या है, बेसिकली ये एक 3 ग्रेड सर्किल है, इनको कटान बिंदु से बना हुआ एक ट्रायंगल है। अब ये ग्रेड सर्किल क्या होता है, ग्रेड सर्किल ऐसा सर्किल जो कि अर्थ की सेंटर से पास हो। यदि हम कैलेस्टियल स्फीयर की बात करें तो कैलेस्टियल स्फीयर में अर्थ का केंद्र माना जा रहा है, तो अर्थ के केंद्र से जो भी सर्किल गुजरेगा तो उसको हम ग्रेड सर्किल कहते हैं। और एक होता है स्मॉल सर्किल, जो सेंटर के अलावा और कहीं से भी जो सर्किल पास हो रहा है तो उसको हम स्मॉल सर्किल कहते हैं।
लेकिन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ग्रेट सर्किल। तो ग्रेट सर्किल की हम बात करें तो ऐसे कोई 3 ग्रेट सर्किल जो आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं, तो इनसे कटने के कारण से एक ट्राइंगल का निर्माण होता है जिसे हम स्पेरिकल ट्राइंगल कहते हैं। इस स्पेरिकल ट्राइंगल की कुछ प्रॉपर्टी है वो आपको ध्यान में रखनी है कि एक जो साधारण अपना ट्राइंगल होता है जिसमें 3 साइड्स होती हैं और ये साइड स्ट्रेट साइड होती है, बट स्पेरिकल में इसमें जो साइड्स होती हैं ये कर्व साइड्स होती हैं, ध्यान रखना, बस इतना ही फर्क है। तो इसकी प्रॉपर्टी में पहली जो प्रॉपर्टी है ये है कि इसकी जो 2 भुजाएं हैं इनका योग तीसरी से ज़्यादा होना चाहिए, कि सम ऑफ 2 साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। और 3 जो साइड्स हैं इन तीनों भुजाओं का योग ग्रेट सर्किल के परिधि से कम होना चाहिए। यानी कि यदि हम इसकी तीनों भुजाओं को जोड़ें तो ये ग्रेट सर्किल, कोई भी एक ग्रेट सर्किल है, इसकी परिधि से कम होना चाहिए। और एंगल की बात करें तो जो स्पेरिकल ट्राइंगल है इसमें तीनों योगों का एंगलों का योग 180 से 540 के बीच में होना चाहिए। जनरली अपना जो सिंपल ट्राइंगल होता है जिसमें स्ट्रेट भुजाएं होती हैं उसमें तो क्या 180 डिग्री होता है, लेकिन जो स्पेरिकल ट्राइंगल की बात करें तो इसमें 180 से ज़्यादा होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। राइट एंगल स्पेरिकल ट्राइंगल किसे कहेंगे? यदि इसमें कोई भी एक एंगल, स्पेरिकल ट्राइंगल में कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का होगा तो ये राइट एंगल स्पेरिकल ट्राइंगल कहलाया जाएगा। जनरली एक नोपियर रूल होता है, उसमें हम क्या करते हैं, ये आप देख पा रहे होंगे कि ये कोई स्पेरिकल ट्राइंगल है जिसकी साइड्स हैं ए बी सी और इसकी जो भुजाएं हैं ये स्मॉल ए बी सी हैं, और कोई भी एक एंगल जैसे सी एंगल इसमें 90 डिग्री का है, तो ये कौन सा ट्राइंगल हो गया? ये हो गया राइट एंगल स्पेरिकल ट्राइंगल हो गया। इसमें जनरली हम 5 क्वांटिटी को यूज करते हैं, यानी कि एक क्वांटिटी हमने यहाँ पे 90 डिग्री ले ली यानी फिक्स कर दी, तो 5 क्वांटिटी हमने ली स्मॉल ए बी सी और कैपिटल में ए और बी। तो नेपियर रूल के हिसाब से हम क्या करते हैं, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और इसको 5 पार्टों में डिवाइड कर लेते हैं। 5 पार्टों में डिवाइड करने के बाद में एक एक पार्ट को हम नाम दे देते हैं स्मॉल ए स्मॉल बी, 90 माइनस स्मॉल ए, 90 माइनस स्मॉल सी और 90 माइनस कैपिटल बी। ध्यान रखना स्मॉल वाली साइड से और कैपिटल वाली पॉइंट हैं। तो इनको हमने क्या किया, क्लॉकवाइज इसको एक सर्किल में हमने ड्रॉ कर दिया। जो 5 पार्ट हमने किए थे एक एक पार्ट को एक एक पॉइंट दे दिया है। तो नेपियर रूल क्या कहता है कि कोई भी मिडिल पार्ट का साइन जो त्रिकोणमिति रहेगी वो उसके आसपास के 10 त्रिकोणमिति के इक्वल रहेगी। यानी कि जैसे कि हम बात करें कि 90 माइनस ए की बात करें तो इसमें इसका जो साइन त्रिकोणमिति लेंगे, यदि इसका साइन लेंगे यानी साइन 90 माइनस ए लेंगे तो इसके आसपास कौन सा है, एक तो बी है और एक 90 माइनस सी है, तो इनका टेंजेंट हम लेंगे 10 त्रिकोणमिति लेंगे, तो साइन 90 माइनस ए बराबर 10 90 माइनस सी और इनटू में 10 बी, इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा। दूसरा रूल ये कहता है कि यदि कोई मिडिल पार्ट है इसकी यदि साइन लें तो अपोजिट इसके अलावा जो बच रही है, अब एडजेसेंट वाली नहीं है, अब इसके अपोजिट वाली है, इनकी कोस त्रिकोणमिति लेंगे, कोसाइन वाला पार्ट लेंगे। ध्यान रखना जब एडजेसेंट वाला लेंगे तो उसमें हम 10 लेंगे और अपोजिट वाला लेंगे तो उसमें हम कॉस त्रिकोणमिति का प्रयोग करेंगे। तो दूसरा नियम क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस ए और बराबर हो जाएगा ये कॉस 90 माइनस बी और कॉस स्मॉल ए। ठीक है। एक होता है स्पेरिकल एक्सिस। स्पेरिकल एक्सिस क्या होता है कि जैसे कि अभी मैंने बताया कि जो स्पेरिकल ट्राइंगल होता है इसमें तीनों एंगलों को योग 180 से ज़्यादा होता है, तो ये कितना ज़्यादा होता है वो ही स्पेरिकल एक्सिस कहलाता है। तो हम क्या करेंगे, तीनों एंगलों को जोड़ देंगे, कैपिटल ए प्लस बी प्लस सी, और इसको 180 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास स्पेरिकल एक्सिस निकल के आ जाता है। अब बात करते हैं लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड, दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट है और ये क्या होता है ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो एंगल बिटवीन प्लेस एंड ग्रीनविच मेरिडियन,
तो ग्रीनविच मेरिडियन एक फिक्स पॉइंट है और इसके और कोई भी प्लेस यानी कि इसके सापेक्ष हमको किसी भी पॉइंट या स्टार की या कोई सन की हमको पोजीशन देखनी है। तो इनके बीच में जो एंगल रहेगा, एक तो ग्रीनविच मेरिडियन है इसके, और जिस भी पॉइंट की या जिस भी स्टार की हमको पोजीशन पता करनी है, इन दोनों के बीच में जो एंगल रहेगा उसको हम कहेंगे लॉन्जिट्यूड। ठीक है, और ये हॉरिजेंटल डायरेक्शन में है। और दूसरा होता है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड को थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे और ये है एंगल बिटवीन पैलेस एंड इक्वेटर। कोई भी पैलेस है जैसे कोई स्टार वगैरह है, उसकी इक्वेटर मतलब जो विषुवत रेखा है या हॉरिजेंटल सर्किल है उससे डिस्टेंस, तो ध्यान में रखना। तो लॉन्जिट्यूडल तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में हो गई, जबकि जो लैटिट्यूड है ये वर्टिकल डायरेक्शन में होगी। यदि हम अर्थ की बात करें तो अर्थ को दो पार्टों में इक्वेटर डिवाइड कर रहा है, तो इक्वेटर से जो भी एंगल हम नापेंगे किसी भी बॉडी का तो वो तो लैटिट्यूड कहलाएगा। और यदि ग्रीनविच रेखा से कोई भी एंगल मेजर करेंगे हॉरिजेंटल डायरेक्शन में तो वो हमारा लॉन्जिट्यूड हो जाएगा। लॉन्जिट्यूड को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि लैटिट्यूड को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक कोर लैटिट्यूड होता है। कोर लैटिट्यूड मतलब 90 में से इसको माइनस कर देंगे लैटिट्यूड को, तो हमारे पास जो बच के आएगा वो कोर लैटिट्यूड कहलाएगा। इनका उपयोग करके हम डिपार्चर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डिपार्चर क्या हो जाएगा? डिपार्चर हो जाएगा cos थीटा इनटू में डिफरेंस इन लैटिट्यूड, और ये मिनट में डिफरेंस हमको देखना है, तो इससे हम डिपार्चर निकाल सकते हैं। अब जो दो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक तो कुलमिनेशंस और ट्रांजिट के बारे में और दूसरा को सर्कमपोलर के बारे में पूछा जाता है। तो कोई भी स्टार कल्मिनेशंस या ट्रांजिट कब होगा? जब ये ऑब्जर्वर मेरिडियन को कट करेगा। ध्यान रखना, कोई भी स्टार जब ऑब्जर्वर मेरिडियन को कट करता है तो उसको हम कल्मिनेशंस या ट्रांजिट कहते हैं। और ध्यान रखना, जब कोई मूव करता है, कोई भी स्टार या कोई भी हेवनली बॉडी है, ये मूव करती है किसी सर्किल में, तो ये 2 बार ऑब्जर्वर मेरिडियन को कट करती है। तो ये डिपेंड करेगा एक तो डिक्लिनेशन पे। डिक्लिनेशन की बात हम बाद में करेंगे, थोड़ा सा सिर्फ आप इसी कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। डिक्लिनेशन और लैटिट्यूड, इनका कंपैरिजन करके हम बता सकते हैं कि वो किधर साइड में और कट करता है। तो जब डिक्लिनेशन यानी कि डेल्टा ग्रेटर देन हो लैटिट्यूड से यानी थीटा से, तो ये नॉर्थ साइड ऑफ जेनिथ, जेनिथ के नॉर्थ साइड में ये कट करेगा। और डिक्लिनेशन लैटिट्यूड के बराबर हो यानी कि डेल बराबर थीटा हो तो ये एग्जैक्ट जेनिथ पे कट कर जाएगा। और यदि डिक्लिनेशन लैटिट्यूड के सापेक्ष कम है तो ये साउथ साइड में और कट करेगा। ध्यान रखना, जब डिक्लिनेशन लैटिट्यूड से कम है तो ये जेनिथ के साउथवर्ड साइड में कट करता है। और दूसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो है सर्कुमपोलर। सर्कुमपोलर होता क्या है? यदि कोई भी हेवनली बॉडी हॉरिजन से ऊपर है तो उसको हम सर्कुमपोलर कहते हैं। तो इस कंडीशन में हम ये पाते हैं कि जो डिक्लिनेट है यानी कि जो डेल्टा की वैल्यू है ये को लैटिट्यूड ऑफ ऑब्जर्वर पोजीशन इसके ज़्यादा होती है। अभी तो जो हमने बात करी कल्मिनेशंस की, तो इसमें तो क्या होता है कि जो डिक्लिनेशन है ये लैटिट्यूड में रिलेशन करता है, जबकि कोप्लेनर में डिक्लिनेशन और को लैटिट्यूड में रिलेशन क्रिएट करता है। तो दोनों में आपको डिफरेंस ध्यान में रखना, सिर्फ ये डिफरेंस है, उसमें हम लैटिट्यूड देखते हैं और उसमें को लैटिट्यूड देखते हैं। अब बात करते हैं, एक तो होता है सोलर डे और एक होता है साइड रियल डे। तो ध्यान रखना, सोलर डे और साइड रियल डे में जो बड़ा होता है वो सोलर डे बड़ा होता है। और कितना बड़ा होता है? ये एक सोलर डे 1.02
साइड रियल डे के बराबर होता है। जनरली एक फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है जो कि न्यूमेरिकल करने के काम आता है, एल एस टी बराबर एल एच ए प्लस आर ए। ये एल एस टी क्या है, लोकल साइड रियल टाइम, और आर ए क्या है, राइट एसेशन। जनरली ये न्यूमेरिकल करने के काम आएगा, जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो आपको इनके बारे में और डिटेल से बता दूंगा। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं, जेनिथ और नादिर के बारे में। तो होता क्या है, ये जेनिथ और नादिर हम बात करेंगे कैलेस्टियल स्फीयर के अंतर्गत, क्योंकि अर्थ में तो अर्थ का सरफेस ही उसका रेडियस या डायमीटर हो गया, इससे बाहर हम स्टडी नहीं कर सकते अर्थ को यदि कंसिडर करेंगे। लेकिन यदि हम कैलेस्टियल स्फीयर को कंसिडर करें तो हम इन्फिनिटिव रेडियस तक जो भी प्लानिट वगैरह है इनके बारे में स्टडी कर सकते हैं। तो जो भी हम बात करेंगे जेनिथ नादिर या और भी टर्म की, तो हम कैलेस्टियल स्फीयर के संदर्भ में बात करेंगे। तो जेनिथ क्या होता है, कोई भी ऑब्जर्वर यदि अर्थ सरफेस पे खड़ा है तो इसके जस्ट ऊपर का जो पॉइंट कहलाएगा, जो कि कैलेस्टियल स्फीयर को कट करेगा, तो उसको कहते हैं जेनिथ। और ऑब्जर्वर के जस्ट नीचे का पॉइंट वो नादिर कहलाता है। तो जेनिथ और नादिर दोनों ही पॉइंट आपको समझ में आने चाहिए कि जेनिथ तो हो गया ऑब्जर्वर के जस्ट सर के ऊपर का जो पॉइंट है, जो कि कैलेस्टियल बॉडी को कट करेगा। कैलेस्टियल स्फीयर जिसको हमने कंसीडर किया उसको कट करेगा, उस पॉइंट को तो जेनिथ कहेंगे। और बिलो, बिलो ऐसा नहीं पृथ्वी के सरफेस का नहीं, कैलेस्टियल स्फीयर के सरफेस का वो पॉइंट करेगा, यानी एक तरह के ये पोल हो जाएंगे। जेनिथ और नादिर कैलेस्टियल बॉडी के क्या हो जाएंगे, कैलेस्टियल स्फीयर के पोल हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हॉरिजन की। तो कौन कौन से टाइप के हॉरिजन होते हैं, तो एक होता है ऑब्जर्वर हॉरिजन। ऑब्जर्वर हॉरिजन क्या होता है, सर्किल पासिंग थ्रू सरफेस ऑफ अर्थ, यानी अर्थ की सरफेस पर यदि कोई हॉरिजन पास हो रहा है या कोई सर्किल पास हो रहा है तो उसको कहते हैं ऑब्जर्वर हॉरिजन, क्योंकि नाम से पता चल रहा है कि ऑब्जर्वर है। तो ऑब्जर्वर कहाँ कटा है, सरफेस पे ही कटा है, तो सरफेस को पास करते हुए कोई भी सर्किल यदि गुजरता है तो वो ऑब्जर्वर हॉरिजन कहलाता है। दूसरा विजिबल हॉरिजन। विजिबल हॉरिजन और ऑब्जर्वर हॉरिजन में बस थोड़ा सा फर्क है, इसमें तो अर्थ सरफेस के टेंजेंट रहता है, जबकि जो विजिबल जो ऑब्जर्वर देखेगा वो आई से देखेगा और आई सरफेस से कुछ थोड़ी बहुत ऊपर होगी। तो वैसे तो ये विजिबल हॉरिजन ऑब्जर्वर हॉरिजन के पैरेलल ही रहता है, क्योंकि टेलीस्कोप वगैरह इनसे हम देखते हैं तो ये अर्थ सरफेस से थोड़ा ऊपर रहती है। ठीक है, और एक और होता है इसमें कैलेस्टियल हॉरिजन। कैलेस्टियल हॉरिजन में क्या है, कोई भी सर्किल जो कि अर्थ के सेंटर से पास हो तो उसको हम कैलेस्टियल हॉरिजन कहते हैं। तो ये तीनों ही एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। एक होता है सेंसिबल हॉरिजन। सेंसिबल हॉरिजन क्या है, ये भी ऑब्जर्वर का जो पॉइंट है और अर्थ सरफेस का टेंजेंट है, इनको मिलाते हुए कोई भी यदि प्लान गुजर रहा है तो उसको हम सेंसिबल हॉरिजन कहते हैं। ठीक है, कोई भी प्लान है जो कि अर्थ सरफेस के टेंजेंट है, यानी कि अर्थ सरफेस से ही गुजर रहा है, यानी कि एक तरह से ऑब्जर्वर हॉरिजन ही ये हो गया सेंसिबल हॉरिजन, क्योंकि ये अर्थ सरफेस को टच करते हुए और ऑब्जर्वर के पॉइंट यानी कि जो पैर हैं, क्योंकि पैर अर्थ से कनेक्टेड है, तो उनको टच करते हुए कोई भी पॉइंट यदि गुजरता है या कोई भी सर्किट गुजरता है तो उसको हम सेंसिबल हॉरिजन कहते हैं। अब ऑब्जर्वर मेरिडियन की बात करते हैं। ऑब्जर्वर मेरिडियन होता क्या है कि कोई भी वर्टिकल सर्किल है जो कि जेनिथ, नादिर और सेलेस्टियल पोल, इन तीनों पॉइंट से कोई भी सर्किल पास होगा और ये सर्किल वर्टिकल होना चाहिए, ध्यान रखना, हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्टिकल होना चाहिए, जो कि जेनिथ और नादिर से गुजरना चाहिए। इसके अलावा सेलेस्टियल पोल से भी ये गुजरना चाहिए। अब सेलेस्टियल पोल होता क्या है कि सेलेस्टियल पोल जैसे पृथ्वी के नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, इन्हीं को यदि हम आगे बढ़ा दें, जिसमें हम सेलेस्टियल स्फीयर को एक सर्किल काउंट करें, तो ये जो पृथ्वी के नॉर्थ और साउथ पोल, इनको आगे बढ़ाने पर ये जिस पॉइंट पर और सेलेस्टियल स्फीयर को कट करेंगे वो ही उनका सेलेस्टियल पोल हो जाएगा। तो इन तीनों पॉइंट से जेनिथ, नादिर, तो ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा कि ऑब्जर्वर कहाँ कटा है, उसके ऊपर से नीचे तक का जो डिस्टेंस रहेगा या ऊपर से नीचे का जो पॉइंट रहेगा
ये तो जेनिथ नादिर रहेगा और सेलेस्टियल पोल है, इनको पास करते हुए जो भी सर्किल हम ड्रॉ करेंगे तो उसको ऑब्जर्वर मेरिडियन कहते हैं। एक होता है डिक्लाइनेशन सर्किल। ये क्या होता है कि डिक्लाइनेशन ऑफ कैलेस्टियल बॉडी फ्रॉम द प्लान ऑफ इक्वेटर, इक्वेटर से कितना डिक्लेन हो रहा है कोई भी सेलेस्टियल बॉडी है, यानी कोई स्टार वगैरह है, वो इक्वेटर से कितना एंगल वो ड्रॉ कर रहा है, उसको हम डिक्लेनेशन सर्किल कहते हैं। और दूसरा है आवर एंगल। ये आवर एंगल होता क्या है, ऑब्जर्वर मेरिडियन और जो डिक्लेनेशन सर्किल है जो भी अभी हमने बताया था, तो ऑब्जर्वर मेरिडियन और डिक्लेनेशन सर्किल इन दोनों के बीच का जो एंगल है उसको हम हावर एंगल कहते हैं और जनरली ये वेस्टवर्ड साइड में लिया जाता है। अब बात करते हैं वर्टिकल सर्किल की। तो वर्टिकल सर्किल होता क्या है, ये एक ग्रेट सर्किल होता है। ग्रेट सर्किल के बारे में मैं बता चुका हूँ, जो कि सेंटर ऑफ द अर्थ से या सेंटर ऑफ द कैलेस्टियल बॉडी कैलेस्टियल स्फीयर से पास हो। तो वर्टिकल सर्किल क्या है, ये ग्रेट सर्किल है जो कि जेनिथ और नादिर से गुजरता हो और ये जो हॉरिजन है, सेलेस्टियल हॉरिजन है, इसको राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री पर कट करता हो, तो उसी को हम वर्टिकल सर्किल कहेंगे। और प्राइम वर्टिकल भी यही हो जाएगा, लेकिन ये स्पेशल केस होगा कि ये ऑब्जर्वर मेरिडियन को 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कट करना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, प्राइम वर्टिकल हो जाएगा, क्योंकि वर्टिकल सर्किल का ही एक रूप है, स्पेशल केस है प्राइम वर्टिकल। यानी कि वर्टिकल सर्किल में तो क्या है, जेनिथ और नादिर से तो गुजर ही गुजर रहा है, और इसके अलावा कैलेस्टियल ओरिजिन को ये राइट एंगल पर कट कर रहा है। तो प्राइम वर्टिकल भी वही हो जाएगा, लेकिन ये स्पेशल केस हो जाएगा कि इसके साथ साथ ये ऑब्जर्वर मेरिडियन के 90 डिग्री पर होना चाहिए। और इन मेरिडियन के आधार पर हम डायरेक्शन को भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि डायरेक्शन यदि देखें कि साउथ और नॉर्थ डायरेक्शन देखें, तो ये ऑब्जर्वर मेरिडियन और इक्वेटर इनका जो इंटरसेक्शन होता है, तो इनके कटान बिंदु नॉर्थ और साउथ को डिनोट करेंगे। यदि जो प्राइम वर्टिकल है, क्योंकि प्राइम वर्टिकल अभी बताई जो ऑब्जर्वर मेरिडियन के लंबवत होता है या परपेंडिकुलर होता है, तो प्राइम वर्टिकल और इक्वेटर को जो पॉइंट कट करेंगे तो वो ईस्ट और वेस्ट इन डायरेक्शन को डिनोट करते हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि फील्ड एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड थे, और काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है ये एग्ज़ाम की दृष्टि से भी। तो आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी वीडियो यदि हम लेकर के आएँ तो वो भी आप तक पहुंच सके। तो धन्यवाद, थैंक यू और बेस्ट ऑफ लक।